नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कोशिका अर्थात सेल का 5 पार्ट मैंने आपको विस्तृत तरीके से समझा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगला पार्ट जो आपका 6वां पार्ट आता है कोशिका का तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम। तो आप पूछेंगे कि तारक काय की खोज किसने की, इसका कार्य क्या होता है, यह किस तरीके से कार्य करता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। तो आपका तारक काय जो होता है सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोबरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम अर्थात तारक काय का मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना। तो आप सोच रहे होंगे कि कोशिका का विभाजन करना मतलब एक कोशिका दो कोशिकाओं में टूट जाती है, इसे कोशिका का विभाजन कहते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। कोशिका एक कोशिका होती है, उसमें से 2 कोशिकाओं का पुनर्निर्माण हो जाता है, अर्थात एक कोशिका टूटकर 2 नई कोशिकाओं का रूप ले लेती है, जिसे पुनर्निर्माण कहा जाता है। तो आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, लेकिन यह पुनर्निर्माण कोशिका का विभाजन कहीं ज्यादा भी होता होगा, कहीं कम भी होता होगा। तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि कहां पर ज्यादा होता है और कहां पर कम होता है। तो आप देखिए कि लीवर जो आपका होता है अर्थात यकृत जो आपका होता है, लीवर में आपके कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होता है, कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होता है। और जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में कोशिकाओं का विभाजन कम होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जब कोशिकाओं का विभाजन एकाएक ज्यादा हो जाता है, कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होने लगता है, तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे कि मस्तिष्क में ब्रेन कैंसर हो जाता है, लेकिन आप सोचेंगे कि जब ब्रेन में आपके मस्तिष्क में कोशिकाओं का विभाजन होता ही नहीं है, तो कैसे ब्रेन कैंसर हो गया, कैसे ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो न्यूरॉन होता है यह आपके मस्तिष्क में 90% होता है। न्यूरॉन आपके मस्तिष्क में 90% होता है, प्लस 10% एक अम्ल पाया जाता है, जिसके साथ यह मिलकर कोशिका का विभाजन करता है। जो माइटोसिस की क्रिया से कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है, लेकिन जब एकाएक विभाजन ज्यादा होने लगता है तब आपका ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो मैंने आपको इतना समझा दिया कि तारक काय सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया। कोशिका का विभाजन इसका मुख्य कार्य होता है, जिसे पुनर्निर्माण कहते हैं। लीवर में कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा देखा जाता है और ब्रेन में कोशिकाओं का विभाजन कम होता है। और मैंने बताया, हाँ एक चीज आप ये समझ लीजिए, मैंने पहले बताया था कि लीवर में आपकी जब कहीं चोट लग जाती है या कट पिट जाता है, तो वह अपने आप थोड़ा जल्दी रिकवर कर लेता है, इसीलिए क्योंकि उसमें कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होता है। तो इसके आगे मैं अब आपको बताऊंगा कि आपकी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है, यह क्या होता है, यह किस तरीके से कार्य करता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है, यह मुख्यतः एक प्रकार से पिलर का कार्य करता है। जैसे आपके घर में कई पिलर लगे होते हैं, वो आपके घर को सपोर्ट प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल होता है, या आंतरिक कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, अर्थात उसे पिचकने नहीं देता, उसे पिचकने नहीं देता। जिस प्रकार आपके जो साइकिल होती है, साइकिल के जो पहिया होती है, उसके बीच में कई तीलियां लगी होती है, वो एक दूसरे को जो आपका पहिया होता है उसे पिचकने नहीं देती।
तीलियां उसे दूर दूर रखती हैं, अर्थात सपोर्ट प्रदान करती है। तो आपकी जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है यह आंतरिक सहायता प्रदान करती है और यह मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है मैं बताऊंगा आपको। आपकी जो अंतःप्रदव्य जालिका आपकी होती है ये दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होती है, एक रफ होती है। अर्थात एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आप सोचेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है। तो मैंने यहां पर चित्र बना के समझा दिया है कि आपका जो ये चिकना सा भाग दिख रहा है जहां खुरदुरा नहीं है ये आपका स्मूथ ईआर है और आपका जहां पर बिंदी टाइप का दिख रहा है ये आपका खुरदुरा है अर्थात रफ है। तो आपका जो रफ वाला होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह मुख्यतः प्रोटीन का निर्माण करता है। ये यहां लिखा हूं मैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका वसा का निर्माण करता है। वसा वही जो चिपचिपा रहता है, मुलायम रहता है, इसीलिए ना ये चिकना रहता है, रफ रहता है। तेल, वसा, चर्बी सॉरी हाँ। तो आपका प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और जो चिकना होता है वो वसा का निर्माण करता है, अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। तो आप सोचेंगे रफ कैसे हो जाता है, ये बिंदी अगर बनी है इसमें तो ये क्या है, ये आपका मुख्यतः राइबोसोम है। राइबोसोम मैं पहले ही बता चुका हूं कि राइबोसोम आपके प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए जब यहां रफ में राइबोसोम पाया जाता है तो वहां आपका प्रोटीन का तो निर्माण होगा ही क्योंकि राइबोसोम पाया गया है। तो यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है और यहां पर वसा का निर्माण होता है। आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब मैं अगले आपको फैक्ट में ले चलता हूं। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कि आपके क्रोमोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, ये किस चीज का निर्माण करते हैं, ये कैसे होते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं राइबोसोम। राइबोसोम का पहले मैं ये बता दूं कि राइबोसोम की खोज आपका पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम की खोज पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। मैं पहले बता चुका हूं कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ में आपका राइबोसोम पाया जाता है और आपका राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो प्रोटीन और राइबोसोम होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि राइबोसोम ही आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे प्रोटीन ऑफ द फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, अर्थात यह है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपका जो राइबोसोम होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। किसके तहत ये दो प्रकार का होता है, किसने जांचा, किस तरीके से इसका जांच किया गया कि ये दो प्रकार का होता है, मैं बताता हूं, बने रहिए आप वीडियो में। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, एक 70s एक 80s। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये होता है कि जैसे दो वस्तुओं को उठाया गया और द्रव में डाला गया, दो वस्तुओं को उठाया गया, द्रव में डाला गया, सबसे पहले जो नीचे चला जाएगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बाद में नीचे जाएगा वो छोटा हो जाएगा। यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर आपके राइबोसोम दो प्रकार के पाए गए, एक आपका 70s, ये जो यस है ये आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, और आपका एक 70 है, एक 80s, यानी 70s और 80s।
70s वाला 70 है, यानी कि छोटा है। आप यही बता दीजिए, आप यही समझ रहे होंगे कि ये 70 है, ये 80 है, यानी 70 वाला छोटा है। तो जो छोटा होता है ये मुख्यतः आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो आपके एटीएस अर्थात 80 आपका जो 80 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है। आपको मैं अगले पार्ट में ये भी बताऊंगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो अगर मैं पहले बता दूं, इतना बता दूं कि आपका जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। आप नंगी आंखों से देख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है। लेकिन जो आपका 70s होता है, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, इन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो आपको मैंने बताया कि आपका राइबोसोम की खोज पैलेडे ने किया। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन निर्माण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और आपका राइबोसोम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक आपका 70s होता है, एक आपका 80s होता है। 70s वाला छोटा होता है, 80s वाला बड़ा होता है। 70s आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80s यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है आप जानते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है। केंद्रक आपके कोशिकाओं के बीचों बीच में पाया जाता है। केंद्रक आपके कोशिकाओं के बीचों बीच में पाया जाता है। ये जो आपका न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होता है, इसमें क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं और डीएनए आरएनए भी पाए जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने उसमें बताया है कि क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए भी केंद्रक में पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको अगर बताऊं तो केंद्रक की खोज अर्थात न्यूक्लियस की खोज किसने किया था। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर कोई, जैसे आप तो इतना जानते होंगे कि कोशिका के अगर बीचों बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है तो बीच में क्यों पाया जाता है? बीच में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये सबको कंट्रोल करता है। तुम ऐसे कार्य करो, तुम ऐसे कार्य करो, तुम ये करो, तुम वो करो। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को बताता है तुम ऊर्जा बनाओ, गोल्गी बॉडी को बताता है तुम परिवहन करो, वैक्यूल्स को बताता है तुम पानी भरो। सबका कार्य निर्धारित कर देता है, ये सबको डांट फटकार कर रखता है। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ब्रेन ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। या आप ये भी कह दीजिए कि इसे कंट्रोलर कहा जाता है। मैं पहले बताया हूं कि ये कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम फलाना करो, धमाका करो, सबको बता देता है। आपका केंद्रक में प्रोटीन आपका 80% होता है और डीएनए आपका 10% पाया जाता है। तो मैंने आपको न्यूक्लियस बताया, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। आपका जो केंद्रक होता है ये इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखता है, झगड़ा नहीं होने देता। और इसमें आपके डीएनए में आपके डीएनए कह रहा हूं, केंद्रक में आपके डीएनए, आरएनए और आपके क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। ये मैंने आपको इतना समझा दिया है। और प्रोटीन 80% और डीएनए 10% होता है। अब मैं आपको इसका फैक्ट अगले वीडियो में बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।